जियांग चैंग ऑफिस में था। तभी शाम को जियांग यानली जियांग चैंग को फ़ोन करके जल्दी से घर वापस आने के लिए कहता है। जियांग चैंग घर वापस आने के बाद तीनों सिबलिंग्स एक साथ मिलके शॉपिंग पर चले जाते हैं। जहाँ पर वो लोग शॉपिंग करने गए थे वो उनका पैक का सबसे बड़ा मॉल था। यानली डिसाइड करती है कि पहले वो लोग कपड़े की सेक्शन में जाएंगे। वो लोग कपड़े की सेक्शन में जाके विंग, जियांग चैंग और यानली तीनों के लिए ड्रेस ट्राई कर रहा था। सबसे ज़्यादा वो लोग विंग को ड्रेस दिला रहा था। यानली उसे कह रही थी आसियान ये ट्राई करो, तो वह भी जियांग चैंग उसे कह रहा था नहीं आसियान तुम ये ट्राई करो। विंग को अपना सिबलिंग्स का अटेंशन ऐसे अच्छा तो लग रहा था, लेकिन मॉल में अंदर ऐसे उसको लेकर खींचा था नहीं, उसे शर्म भी बहुत आ रहा था। तभी विंग का नज़र कुछ दूसरी तरफ दूसरे सेक्शन में पड़ा जिधर एक बहुत अच्छा सा ड्रेस था। वहाँ पे एक ट्रैक सूट था जो कि लड़का लड़की दोनों पहन सकते हैं। विंग को उस ड्रेस का कलर और डिज़ाइन इतना पसंद आया था कि विंग उसे लेने के लिए आगे बढ़ता है। वो उस ड्रेस के ऊपर हाथ रखने ही वाला था कि दूसरी तरफ किसी और इंसान उस ड्रेस को वहाँ से उठाकर ले लेती है। जब भी विंग के नज़र उस शख्स पर जाता है वो और कोई नहीं वांग फई थी और उसके पीछे लान वांगजी था। इन दोनों को ऐसे इस तरफ से देख के विंग पूरा अपने जगह पे जम गया था। तभी वांग फई विंग को देखकर स्मिक करते हुए कहता है, क्या इत्तेफाक है वेबुसियान, आखिर तुम्हें हर वो जगह पहुंचना ही होता है जो जगह मेरे लिए बनी है, जिस जगह पे मैं आने वाले हूँ। विंग गुस्से से अपना दांत पीसते हुए कहता है, बकवास बंद करो वांग फई। वांग फई फिर से विंग को टीज करते हुए कहते हैं, सच में इत्तेफाक तो है, ऐसे देखा जाए तो हम दोनों का पसंद बिल्कुल एक जैसे ही है ना, चाहे वो कपड़े पे ही हो या फिर इंसान पे। विंग वहां से चला जाना चाहता था लेकिन वांग फई उसे अपने बातों पे उलझा रहा था। विंग बस अपने मुट्ठी को कसे हुए दांत पीस कर वांग फई की बातों को सुन रहा था। तभी वांग फई फिर से कहते हैं, क्या छोड़ो, फिलहाल के लिए तुम्हें दोनों ही नहीं मिल सकता, तुम जाके अपने लिए कोई दूसरा देख लो, क्योंकि ये पर्सन भी मेरा है और ये कपड़ा तो ऑफकोर्स मेरा ही होने वाला है। विंग बस वहाँ से चला जाना चाहता था। तभी दूसरी तरफ विंग के सीजर जो कि किसी और कपड़े देखने में व्यस्त था, वो जब विंग को अपने पास बुलाया तो विंग को नहीं पाकर वो दूसरी तरफ घुमा तो देखा कि विंग वहाँ खड़ा है और उसके सामने वांग फई और लान वांगजी खड़ा था। यानली तुरंत विंग के पास चला आता है और उसके हाथ को पकड़ के उसे वहाँ से ले जाना चाहती थी, लेकिन तब भी वांग फई विंग को रोकते हुए कहता है, अरे वेबुसियान, माना कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, लेकिन पुराने रिश्ते नाते, पुराने जान पहचान होने के नाते एक कप कॉफ़ी तो पी ही सकते हो, हमसे थोड़ा गप्पे भी तो लड़ा सकते हो ना, आफ्टर ऑल हम पुराने रिश्तेदार हैं। ये कह के वो विंग की तरफ विंग कर दिया। विंग बस वांग जी को देख रहा था जो कि वांग फई के पीछे खड़ा था, अपने पॉकेट पे हाथ अंदर करके। वांग फई विंग को इतना कुछ बोल रहा था लेकिन वांग जी के फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वांग जी चाहता है कि वांग फई विंग को और भी कुछ कहे। वैसे तो इस एक महीने में विंग अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था कि वो खड़े होकर वांग जी और वांग फई के सामना कर सके, लेकिन विंग का अंदर का उल्फ था जो कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। चाहे विंग वांग जी से कितना ही नफरत करे, लेकिन विंग का उल्फ सुवियान वो वांग जी से पूरी तरह से कनेक्टेड था। वो वांग जी का मेट था। वो चाहकर भी सुफियान को शांत नहीं कर पा रहा था। एक पल था जब विंग वांग जी को रिजेक्ट करने ही वाला था, लेकिन मैडम लैन ने विंग को रोक दिया था वांग जी को रिजेक्ट करने से, क्योंकि विंग को पता था कि उसका मेट वांग जी को बहुत ज़्यादा चाहता है। उसका वुल्फ पूरी तरह से वांग जी से कनेक्टेड है। अगर विंग वांग जी को रिजेक्ट कर देगा तो विंग का वुल्फ ही जी नहीं पाएगा। और दूसरी तरह से वांग जी का उल्फ विंग के उल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। वो पूरी तरह से वांग जी के उल्फ से एडिक्टेड था, इसीलिए वांग जी भी विंग को रिजेक्ट नहीं कर पाया। इसीलिए सिर्फ पेपर और पेन में उन लोगों का डिवोर्स हुआ था ताकि उन लोगों को शादी को तोड़ सके, अदरवाइज दोनों अभी भी मेटेड थे। विंग बस वहाँ अपने आंसू को रोके हुए खड़ा था। उसके अंदर अजीब सा हलचल हो रहा था। सुबियान बाहर निकलने के लिए तरस रहा था, लेकिन विंग अपने हाथों को मुट्ठी कसे हुए सुबियान को बाहर आने नहीं दे रहा था। वो सुबियान को कैसे भी करके बाहर आने से रोक रहा था। विंग सोचता है, बस कुछ देर के लिए शांत हो जाओ प्लीज़, अगर इस वक्त पे तुम बाहर आए तो मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। तभी विंग के सीजे यानली ने शायद विंग का मन की बातें पढ़ लिया और उसे वहाँ से खींच कर ले जाने लगी। जियांग यानली जब विंग को पकड़ते हुए वहाँ से लेके जा रहा था तो विंग फूट फूट कर रोना चाहता था। उसके अंदर मानो तूफान मचा हुआ था। वो बाहर से जितना भी अपने आप को
खुश दिखाने की कोशिश करे और ऐसा दिखाने की कोशिश करे कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सच बात तो ये है कि लन वांगजी को उस वांग फे के साथ देखकर विंग के अंदर हर बार मानो तूफान सा उठ जाता था। विंग का उल्फ बार बार बेचैन हो जाता था, विंग को शांति से कुछ सोचने का भी मौका नहीं देता था। विंग को पता था जब जब उसका उल्फ वांगजी के सामने जाता है तब तब वो अपने मेट को ढूंढने की कोशिश करता है। उसका उल्फ उसके मेट के लिए तड़पता है, लेकिन वांगजी उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता विंग जिए या फिर मरे। अब तो उन दोनों के बीच कोई रिश्ता भी नहीं बचा, वो दोनों बस नाम के ही मेट है। लीगली तो वो दोनों एक्स हस्बैंड्स है। जियांग यानली विंग के हाथों को पकड़ते हुए जल्दी जल्दी से उसे ज्वेलरी सेक्शन की तरफ लेके आता है। वहाँ से विंग के लिए और अपने लिए ढेरों सारा ज्वेलरी खरीदता है। विंग को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। वो बस जल्दी से वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन अपने सीजे और गागा की खुशी के लिए वो बस ऐसा दिखावे का स्माइल कर देता है कि हाँ उसे ये बहुत पसंद आया, उसे वो बहुत पसंद आया, ये उसको नहीं जचेगा। उसके सिबलिंग्स भी अच्छे से समझ पा रहे थे कि उसका भाई सिर्फ और सिर्फ खुश रहने की प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन वो लोग ऐसे हाल तो नहीं छोड़ सकते ना। एक महीने से वो लोग विंग को संभाल रहे हैं। जब विंग को लैंड मेंशन से लाया गया था तब विंग पूरा सिमट गया था अपने आप में। ना ही वो किसी को पहचान पा रहा था और ना ही वो किसी से अपना बातें कर रहा था। जब उसके सिबलिंग्स उस स्टेज से विंग को बाहर ला सकता है तब ये तो उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं था। वो लोग बस ये सोचता है कि यहाँ से कुछ भी करके निकल जाए, फिर घर पे जाके कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगा। वो लोग अपने पेरेंट्स को बताएंगे और वो उनके पेरेंट्स ज़रूर समझेगा विंग की हालत को और विंग के लिए कुछ अच्छा ही डिसीजन लेंगे। फाइनली 1 घंटे बाद ज्वेलरी शॉपिंग भी हो जाता है। फिर जियांग चंग ने कहा चलो हम लोग कुछ खाने के लिए चलते हैं। थोड़ी देर पहले विंग ने जो कुछ भी देखा था उसके बाद विंग का भूख तो मानो मर ही गया था, लेकिन फिर भी वो हंसी खुशी हाँ कह देता है। तीनों अभी एक रेस्टोरेंट में गए थे। वो एक 7 स्टार रेस्टोरेंट था, बहुत ही लग्जूरियस, जो कि अफोर्ड करना उन लोगों के लिए कोई बड़ा बात नहीं था। जियांग जंग और यान ली विंग को लेकर बैल्कनी के एक साइड टेबल पे आके बैठ जाते हैं। जियांग जंग ऑर्डर देने जाता है और विंग से पूछता है कि क्या खाना है उसे। विंग कहता है कि उसे बर्गर कोला के साथ चाहिए। जियांग जंग वही ऑर्डर देने के लिए गया। थोड़ी देर बाद जियांग जंग आके उन लोगों के साथ बैठ गया और तीनों इंजॉय करने लगे। जियांग यानली की शादी पहले से ही किसी के साथ तय था जिसको विंग और जियांग जंग बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे। इसीलिए जियांग जंग उसके सीजो को टीज कर रहा था और थोड़ी देर बाद विंग भी उनके सीजे को टीज कर रहा था जियांग जंग के साथ मिलकर। फाइनली उन लोगों का ऑर्डर आ गया। एक वेटर एक बड़े से टेबल पे तीनों बर्गर कोला और फ्रेंच फ्राई लाए थे साथ में। तीनों ने खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही विंग बर्गर का एक बाइट लेता है कि उसके नज़र दरवाजे की तरफ जाता है। वो लोग बैल्कनी के ऐसे साइड में बैठे थे जहाँ से अंदर जाने आने पर किसी को भी देखा जा सकता है। वो लोग तो बाहर का सब कुछ देख सकते थे, लेकिन बाहर से अंदर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। विंग जो कि एक बाइट लेने के बाद दूसरा बाइट लेने के लिए अपना हाथ उठाया था, तभी उसका बर्गर उसके मुंह के सामने ही रुक गया, क्योंकि उसने फिर से वही दो चेहरे को देखा जो वो नहीं देखना चाहता था, जिसका वो उम्मीद भी नहीं कर रहा था। यहाँ पर भी लान वांगजी और वांग फे थे। वांग फे लान वांगजी के हाथों को पकड़ते हुए आता है और एक टेबल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे वेटर खाना लेके आते हैं और दोनों बहुत ही इंजॉय करके खाना खा रहे थे। वांग फे लान वांगजी को अपने हाथों से खिला रही थी। वही देख के विंग का खाना उसके हाथों में ही रुक गया। वो मुंह तक पहुंच नहीं पाया। जियांग जंग और जियांग यानली जब विंग के नज़र को नोटिस करते हैं तब वो देखते हैं कि उनके सामने कुछ ऐसा नजर आ। जियांग जंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो नज़र उन दोनों पर गया तो उसे वांग फे के उस कड़वी कड़वी शब्द को फिर से याद आ गया और विंग तुरंत वहाँ से उठकर चला गया। जियांग जंग गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी दबाए हुए कहता है कि जितना भी दूर जाने की कोशिश करो ये दोनों है कि हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। मैं अब इस इंसान को अपने आंखों के सामने एक पल भी देखना नहीं चाहता हूँ। सीजे मुझे नहीं पता कि अगर एक बार और मैंने इस इंसान को अपने सामने देख लिया तो मैं इसका क्या हालत करूँगा। जियांग यानली उसे शांत करते हुए उसे वहाँ से लेके चली गई। विंग पहले से ही आगे कार पे बैठा हुआ था। यानली आके विंग के बाजू में विंग को पकड़ के बैठ गई और जियांग चंग कार को स्टार्ट करने लगा। अगले ही पल वो लोग वे मेंशन में थे। मैडम यू उन लोगों को कहते हैं कि जाओ अपने अपने कमरे में जाओ और जाके फ्रेश हो लो। विंग जियांग चंग और जियान यानली तीनों अपने अपने कमरे में जाकर फ्रेश होकर नीचे डिनर के लिए आते हैं। डिनर टेबल में जियांग फैमिली कहते हैं कि उन लोगों को कल सुबह ही निकलना होगा क्योंकि कल सुबह की फ्लाइट है। वो लोग अपने प्राइवेट जेट से जाने वाले थे। विंग डिनर टेबल पे मायूस होकर बैठा हुआ था। जियांग यानली और जियांग चंग ने उनके आने से पहले ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के उनके पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया था कि आज मॉल में क्या हुआ और किस तरह से वांग फे विंग को
इंसल्ट कर रही थी। मैडम यू को तो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि आखिर उसके बच्चे के साथ ऐसा बिहेव कैसे हो सकता है। जियांग फैमियन ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ये नॉर्मल बात है, सीधी सी बात है कि अगर इस पैक में दोनों ही रहेंगे तो दोनों का आमना सामना ऐसे ही होता रहेगा। मैडम ने उन्हें कहा, तो फिर आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं जानता हूँ कि मेरा बच्चा आज भी कितना टूटा हुआ है। हर रात को सोने के बाद वो बिल्कुल बच्चों जैसा बन जाता है। उसे बुरे बुरे नाइटमेयर्स आते हैं। हर रात को मुझे या फिर यानली को जाकर उनको शांत करना पड़ता है, उसके बाद वो चैन से सो पाता है। अगर ऐसे ही वो ओंग जी उसके सामने घूमता रहेगा तो वो कैसे भुला पाएगा उस लड़के को। जियांग फैनियन ने कहा कि चाइना वापस आने से पहले हम जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे। मैं और जियांग चांग यहाँ का बिजनेस संभालेंगे और तुम और यानली विंग को लेकर हमारे पुराने घर पे रहोगे। अब प्रेजेंट में जब विंग डिनर टेबल पे मायूस होकर बैठा था तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। विंग अपने खाने के साथ खेल रहा था और अपने खाने के ऊपर चॉपस्टिक से दाग खींच रहा था। उसे खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। इतने महीने हो गए हैं उसे अपने अल्फा को छोड़ते हुए। इतना दिन विंग ने अपनी फैमिली के साथ ही झूठी और दिखावे का स्माइल अपने फेस पर रखा और ऐसा दिखाने की प्रिटेंड किया कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन उसे कितना फ़र्क पड़ता है वो तो विंग अंदर से ही जानता है। जब भी वो अपने अल्फा के साथ किसी दूसरे और लड़की को देखता है तब भी उसका दिल मानो टूट के टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता है। उसे अपने आप को संभालने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। वो चाहकर भी अपने फेशियल एक्सप्रेशन और अपने दुख तकलीफ को छुपा नहीं पा रहा था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, उसे अपने उल्ट पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वो लंजा को देखकर इतना ज़्यादा इमोशन हो जाता है कि वो विंग के ऊपर ही चढ़ जाता है। कहीं ना कहीं विंग को भी रियलिटी पता था, लेकिन वो भी रियलिटी से भागना चाहता था। वो भी कोसों माइल दूर वो कुछ ऐसा जगह जाना चाहता था जहाँ उसे लंजा और उस लड़की का चेहरा भी देखना पड़े। ऐसा जगह जाना चाहता था जहाँ वो जाके सब कुछ भूल सके। हालांकि उसे भी पता था कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। वो ये सारी बातें सोचकर इमोशन हो ही रहा था कि तभी मैडम यू ने अपने हाथों से विंग को खाना खिलाने लगे। अपनी माँ और फैमिली का ऐसा केयर देखकर विंग कुछ पल के लिए अपना दुख भूल गया और उन लोगों के साथ डिनर एंजॉय कर। अगले दिन सुबह सुबह वो लोग जियांग मेंशन से ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं। जियांग यू ने पहले से ही सर्वेंट को ऑर्डर दे दिया था कि कल का ब्रेकफास्ट उन्हें बहुत जल्द चाहिए, क्योंकि उन्हें पता था कि मैडम लैन जो कि इस पैक का क्वीन है वो इनके ऊपर नज़र रखे हुए है। अगर उन्हें पता चला कि वो लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं तो वो उन्हें उस पैक को छोड़कर इनको कभी भी नहीं जाने देंगी। वो बस बुरी नहीं थी लेकिन अपने बच्चों के लिए स्वार्थी थी, इसीलिए वो लोग सुबह सुबह निकलने का प्लान करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद तुरंत वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं और अपने प्राइवेट जेट से होते हुए स्विट्ज़रलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। तकरीबन 18 घंटे के बाद वो लोग फाइनली स्विट्ज़रलैंड के एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। जर्नी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था, पूरा दिन बीत गया था और अभी रात का टाइम था। जियांग फैंगमियान ने पहले से ही सब कुछ इंतज़ाम कर लिया था। जब वो लोग एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं तो पहले से ही उनको लेने के लिए वहाँ पर गाड़ियाँ थी। कुल मिलाकर 3 कार आया था। एक कार में जियांग चांग, जियांग फैंगमियान, दूसरे कार में मैडम यू और विंग और यानली जाता है और तीसरी कार में सिर्फ उन लोगों का लगेज था। जियांग फैंगमियान ने रहने का और एक अपार्टमेंट भी बुक कर लिया था। फाइनली जब वो लोग जाते हैं तो विंग इतना ज़्यादा थका हुआ था कि वो रास्ते में ही सो गया था। वहाँ जाके जियांग चांग विंग को अपने बेड पर लेटा देता है और सभी लोग अपने अपने कमरे में चला जाता है। फाइनली जब विंग आँखें खोलता है तब सुबह हुआ था। फाइनली जब विंग अपना आँखें खोलता है तब वो पहले प्रोसेस करने की कोशिश करता है कि कहाँ है। वो इधर उधर देखता है, फिर उसे याद आता है कि हाँ, कल सुबह तो वो लोग स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल गए थे। विंग तुरंत बेड से उठकर फ्रेश हुआ और बाहर चला गया। बाहर डाइनिंग टेबल पे उसके फैमिली के सारे मेंबर्स बैठे हुए थे। वो लोग विंग का ही इंतज़ार कर रहे थे ताकि विंग आए और सब मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट कर सके। 7 दिन का ट्रिप था, 7 दिन तीनों बहुत इंजॉय करते हैं। विंग्स अपने सिबलिंग्स के साथ हर जगह जाके घूमते हैं। जियांग फैंगमियान जो हर बार हर बिजनेस ट्रिप पे काम पे ही लगा रहता है, अपने लैपटॉप और फ़ोन के साथ रहता है, वो इस बार सिर्फ और सिर्फ विंग के लिए अपने काम धाम सब कुछ छोड़ के विंग और अपने फैमिली पर फोकस करता है। विंग को ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ दिनों में विंग अपने दिल में बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर पा रहा था, लेकिन जब भी रात का टाइम आता था और विंग सोता था तब उसके अंदर का सुवियन जाग उठता था। विंग को डरावना डरावना सपना आता था। विंग रात को चीख कर चिल्ला कर उठता था।
वो रोता था, विलखता था। घंटों तक उसे मैडम यू और जियांग यानली चुप कराता था। फिर जब विंग शांत होता था तब वो लोग विंग के कमरे से जाते थे। वैसे ही देखते देखते ट्रिप खत्म होने को आया था। विंग देखता है कि उसके फादर और ब्रदर पैकिंग कर रहे थे जाने के लिए। वही उसका सीजे और उसका मादर कूल होकर वहाँ पे सोफे पे बैठी थी। विंग जाके क्यूटली अपने फादर से पूछा, फादर ब्रदर आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि वो लोग चाइना वापस जा रहे हैं। तब विंग सरप्राइज हो गया और अपनी मम्मी की तरफ देखने लगा। उन्होंने कहा, मादर हम नहीं जा रहे हैं क्या? तो फिर मैडम यू ने विंग को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठा के विंग से कहा, आसियान इस बार सिर्फ तुम्हारे फादर और ब्रदर दोनों ही चाइना जाएंगे, हम फिर से साउथ कोरिया जाने वाले हैं। विंग एक पल के लिए चौंक गया, साउथ कोरिया? विंग के मादर ने कहा, हाँ हम वहाँ जा रहे हैं। मैडम यू ने कहा, हाँ साउथ कोरिया में हमारा बिजनेस भी है ना, एक तो हमें बिजनेस देखना है और ऊपर से हम नहीं चाहते कि तुम उस जगह वापस जाओ, इसीलिए हम सब साउथ कोरिया वापस जा रहे हैं। विंग अपने आप चुप रहकर कुछ सोचने लगा। तभी मैडम यू ने कहा, तुम्हें अपने फ्रेंड से नहीं मिलना है क्या? तुम्हें पता है लोहान कितनी देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है? वो बस 1 साल से पूछता आया था कि विंग कब आएगा कब आएगा। तुम्हें नहीं पता विंग, तुम्हारे पुराने दोस्त तुम्हें कितना ज़्यादा मिस करते हैं। वो लोग तो तुम्हारे बारे में पूछ पूछ कर हमारा सिर खा लेते थे। कभी कभी तो वो घर पे ही आ जाते थे और कहते हैं कि आंटी विंग को बुलाओ वरना हम घर से नहीं जाने वाले। ये बात सुन के विंग स्माइल किया। सच में वो कितना खुश था ना जब वो अपने दोस्तों के साथ था। सभी मिलकर विंग के घर आते थे। विंग उन लोगों के साथ उन लोगों के घर जाता था। और लोहान तो विंग का बेस्ट फ्रेंड था। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। तभी विंग के मादर ने कहा, आसियान क्या तुम नहीं जाना चाहते साउथ कोरिया वापस? विंग ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, हाँ मदर मैं जाना चाहती हूँ। मैं लोहान से मिलना चाहता हूँ। कितने साल हो गए मैं उन लोगों से नहीं मिला। अपने मदर की बातों को सुन के विंग को जिधर एक तरफ खुशी हो रहा था कि फाइनली वो अपने पुराने दोस्तों से मिलेगा, वही विंग के अंदर का सुफियान बेचैन हो रहा था। भले ही वांगजी विंग से दूर हो, लेकिन सुफियान वांगजी को हर पल महसूस करता था। वो हर पल उसे अपने आंखों के सामने कभी कभी देख पाता था। लेकिन अगर वो लोग साउथ कोरिया चले जाएंगे तो सुफियान बेचिन को कभी भी नहीं देख पाएगा। वो बेचिन से कभी भी नहीं मिल पाएगा। दरअसल वांगजी का उल्फ का नाम बेचन था और विंग का उल्फ का नाम सुफियान था। भले ही विंग और वांगजी के बीच का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अजीब और पेचीदा था, लेकिन विंग और वांगजी के दोनों के उल्फ अपने अपने उल्फ को पहचानते थे। वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन हालत की वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ अब नहीं रह पा रहे थे। इस एक हफ्ते के दौरान विंग के फैमिली मेम्बर्स विंग में कुछ बदलाव नोटिस करते हैं। विंग कभी कभी अजीब हरकतें करता था, जैसे कि वो कभी कभी भूल जाता था कि वो कौन है, क्या कर रहा है। वो लोग बहुत परेशान हो गए थे विंग को लेकर। फिर एक दिन डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि विंग की मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं है। विंग को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और विंग को एक फ्रेश एयर की ज़रूरत है। सभी मिलकर विंग को अंदर से ठीक कर पाएगा, जिसकी वजह से विंग के फैमिली विंग को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। आज उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को बेसहारा महसूस हो रहा था। उनके पास पैसा तो बहुत था, पैसों की कमी नहीं था, लेकिन उस पैसे का क्या फ़ायदा जब वो अपने बेटे को ही उस पैसों से खुश नहीं कर पाएगा, अपने बेटे को बीमारी को उस पैसों से ठीक नहीं कर सकता। उन लोगों को लग रहा था कि वो लोग बहुत लाचार पेरेंट्स हैं। इनमें शायद उन लोगों की कोई गलती भी नहीं था, क्योंकि वो लोग जानबूझकर वांगजी के शादी विंग से कराया था, ऐसा तो कोई बात नहीं था। विंग का शादी वांगजी से इसलिए कराया गया था क्योंकि विंग और वांगजी दोनों डेस्टिन्ड पार्टनर थे, दोनों एक दूसरे का मेट थे। अगर आज नहीं तो कल दोनों को एक दूसरे का होना ही पड़ता, लेकिन किसको पता था कि हालात कुछ ऐसा हो जाएगा। उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग विंग को इतना प्यार देंगे ताकि विंग अपना पास्ट को कभी याद ही ना कर पाए। उन्होंने तो कई सारे साइकियाट्रिस्ट के साथ बात करके रखा था, जो कि साउथ कोरिया जाने के बाद विंग का चेकअप करने वाले थे और शायद उन लोगों से ही विंग का ट्रीटमेंट शुरू होता। फाइनली अब वो लोग स्विट्ज़रलैंड को छोड़कर साउथ कोरिया वापस आ जाते हैं। विंग अपने पुराने घर में कितना साल बाद वापस जा रहा था। विंग जब जब अपने घर के पास जा रहा था उसके धड़कन बढ़ रहा था। ये वही आंगन है, ये वही जगह है जहाँ वो बचपन से रहता आया था, जहाँ वो बचपन में खेला करता था, जहाँ उसके बचपन टीनेज सारा वक्त उसने निकाला है। अपने घर को ऐसे देखते हुए विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। तभी जियांग यानली और मैडम यू विंग को आके पीछे से हक करते हैं और कहते हैं, वेलकम होम बेटा, तुम्हारा अपना घर में स्वागत है, आज से तुम यहीं पर रहोगे। विंग बचपन से जिस रूम में रहता आया हुआ था विंग वही रूम पे रहता है।
विंग का सारा सामान उसके रूम पर शिफ्ट कर दिया गया था। आज उन लोगों के आने की खुशी में लुहान विंग से मिलने आया था। लुहान और विंग के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। लुहान को पहले से ही पता था कि विंग के साथ क्या क्या हुआ है। विंग के मदर ने लुहान को पहले ही सब कुछ बता दिया था और उन्होंने ही लुहान को बुलाया था ताकि अपने पुराने दोस्त को देखकर विंग थोड़ा खुश हो सके। लुहान और विंग पुराने दिन की बातें कर रहे थे। लुहान ने विंग से कहा, विंग क्या तुम्हें याद है कि हम बचपन में कितना शरारत किया करते थे? तुम्हें याद है हमारा जो साइंस टीचर था उसके साथ हमने क्या किया था? विंग को याद आता है और विंग हंसता है। विंग कहता है कि हाँ, किसको याद नहीं होगा। तुमने कहा था कि चलो उसे सबक सिखाते हैं। फिर तुम्हारी बातों में आकर मैंने उस टीचर को वही टॉयलेट में बंद कर दिया था। फिर अगले दिन तुम्हारी वजह से मुझे कितना पनिशमेंट मिला था और फिर मेरे घर पे भी शिकायत आ गया था और फिर मुझे कितना ज़्यादा डांट मिला था घर से। माँ तो मुझे 2 दिन तक स्कूल ही नहीं जाने दे रहे थे। फिर मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं जाकर ऐसी शरारत कभी नहीं करूँगा। फिर जाके मुझे स्कूल अटेंड करने दिया। दोनों ही हंसते हैं और एक दूसरे के हाथों में ताली मारते हैं। फिर लुहान कहता है, अच्छा फिर तुम्हें उस वेंजाओ का याद है कि उसके साथ हमने क्या किया था? विंग ने कहा, लुहान हमने नहीं, तुमने किया था। तुमने उसे मुक्का मारा था और फिर उसने टीचर के पास जाके मेरी शिकायत कर दी थी। तुम तो इतना गंदे थे कि तुम जब टीचर मुझे पनिशमेंट दे रहे थे तब तुम खड़े होकर देख रहे थे। तुमने एक बार भी टीचर से जाके नहीं कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। खामखा तुम्हारी वजह से मुझे कितना पनिशमेंट झेलना पड़ा था। तब लुहान ने कहा, अच्छा फिर मैंने उसे मुक्का किसके लिए मारा था? मैंने उसे मुक्का इसलिए मारा था क्योंकि वो तुम्हारी वजह से उल्टी सीधी बातें बोल रहा था, वो तुम्हें चिढ़ा रहा था। फिर से दोनों हंसते हैं और अपने ऐसे ही पुराने दिनों को याद करते हैं। तभी मैडम ही उन दोनों के लिए स्नैक्स लाते हैं और फिर उन दोनों को स्नैक्स और फिर जूस देते हैं। फिर तीनों मिलकर बहुत सारे यादों को ताज़ा करते हैं। मैडम यू भी उनके साथ बिल्कुल बच्चे बन गई थी और उनके साथ बच्चों जैसे बातें कर रही थी। वैसे ही 2 घंटे बातें करने के बाद फाइनली विंग अपने रिस्ट वॉच की तरफ देखता है और कहता है, विंग मुझे जाना होगा। दरअसल मेरी एक पेंटिंग क्लास है और मुझे आधे घंटे बाद क्लास में ज्वाइन करना है, तो फिर मैं तुमसे कल मिलूँगा। हाँ। पेंटिंग क्लास सुन के मैडम यू को कुछ याद आया और मैडम यू ने लुहान से पूछा, अरे हाँ, हमारा आसियान भी तो पेंटिंग सीखता था। आसियान, क्या तुम फिर से पेंटिंग सीखना चाहोगे? मैडम यू के बातों को सुनकर विंग के आँख झिलमिला उठा था। वो भूल ही गया था कि उसे पेंटिंग नाम की कोई चीज़ में भी इंटरेस्ट था। दरअसल विंग पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद करता था और उसने अपनी फैमिली से जिद किया था कि उसे पेंटिंग सीखना है। वो कुछ 1-2 साल पेंटिंग सीखा। वो बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता था। फिर वो लोग चाइना वापस चले गए और विंग का ये सपना अधूरा ही रह गया। विंग कहता है कि हाँ मदर, मुझे सीखना है। तभी मैडम यू कहती है, ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट से कहकर कल ही तुम्हें उस क्लास में एडमिट करवा दूँगी। फिर कल से तुम क्लास ज्वाइन करना। लुहान कहता है, हाँ बिल्कुल, और मैं भी अपने टीचर से तुम्हारे बारे में बात करूँगा ताकि तुम बेझिझक कल क्लास ज्वाइन कर सको और कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा और फिर हम दोनों एक साथ क्लास चलेंगे। विंग लुहान की बातों पर मुस्कुराता है और फिर लुहान को हंसते हंसते बाय बाय कहकर वहाँ से भेज देता है। मैडम ये जानती थी कि विंग अंदर से कितना ज़्यादा अकेला है, इसलिए वो बस विंग का ध्यान बटाना चाहती थी। इसीलिए वो हर बार अलग अलग काम में विंग को बिजी रखना चाहती थी। इसीलिए वो विंग को पेंटिंग क्लास भेजना चाहती थी कि चलो इस बहाने वो थोड़ा सा तो डाइवर्ट रहेगा। वैसे ही कुछ दिन बीत गया। विंग इस बीच अब पेंटिंग क्लास ज्वाइन करने लगा था। यहाँ तक कि विंग को अपने भूलने की बीमारी के लिए कई सारे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया गया। विंग का दवा चल रहा था, वो अभी मेडिकेशन पे थे। तभी विंग को कुछ दिन से फील हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि उसे लग रहा था कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। उसे अंदर से अजीब सा महसूस होता था और दिन ब दिन उसका बेली ग्रो करता जा रहा था। मैडम यू को लगा था पहले कि ये सारे दवाई का असर थे, क्योंकि वो लोग भी विंग के चेंजेस को नोटिस कर रहे थे। लेकिन अजीब सी बात थी कि 1 महीने से विंग का हिट नहीं आया था। इसीलिए वो लोग टेंशन पे थे कि सही दवाई का साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है ना। इसीलिए उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और विंग का चेकअप कराया। डॉक्टर विंग का ब्लड सैंपल लेता है और विंग का कुछ टेस्ट करने के लिए उन्हें हॉस्पिटल पे बुलाता है। मैडम यू बहुत टेंशन में थी कि कहीं विंग को सीरियस कुछ नहीं हुआ है ना। अगले दिन वो लोग हॉस्पिटल में थे। विंग का सारा टेस्ट किया जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि 2 दिन बाद उन लोगों को रिपोर्ट मिल जाएगा। विंग हॉस्पिटल से वापस चला आता है। विंग अब बहुत बदल गया था। विंग के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ चुका था। विंग का बचपन से ही खाने के ऊपर एक एलर्जी सा था। उसे खाना पसंद ही नहीं आता था, उसे भूख ही नहीं लगता था। लेकिन कुछ दिनों से विंग का मानो एक खाने के बाद तुरंत बाद ही भूख लग जाता था। विंग को नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों हो रहा है। उसका बेली भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। उसे अंदर से अजीब सा फील हो रहा था।
कुछ दिन से सुबियान बहुत ज़्यादा छटपटा रहा था। उसे अपने मेट की क्रेविंग हो रहा था। वो तो वही ही जाने कि वो कैसे सुबियान की क्रेविंग को कंट्रोल किए हुए था। वो बस अपने फैमिली के लिए खुश होने का प्रिटेंड कर रहा था पहले, लेकिन कुछ दिनों से वो सच में खुशी महसूस कर रहा था। विंग ने अपने सारे सिम्टम, सारे प्रॉब्लम अपने माँ को बताया। उसके माँ विंग को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि आज भी विंग को रात में नाइटमेयर्स आते हैं। आज भी विंग रात को रोता भिलकता जाग उठता है और उसके माँ को जाके उसको शांत कराना पड़ता है। चाहे दिन के वक्त विंग जितना ही दिखाए कि वो खुश है या फिर वो अच्छे रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रात के वक्त हमेशा उसका पास्ट उसे हंट करता था, उसे चैन से सोने भी नहीं देता था। कभी कभी तो मैडम ये विंग को नींद की गोलियां खिलाकर सुलाता था ताकि विंग को सोने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन कुछ दिन से मिराकल सा हो गया था, क्योंकि विंग जो हर वक्त हर चीज़ भूल जाता था, वो अब सब कुछ अच्छे से याद रखने लगा था। विंग पहले से सुस्त हो गया था। मैडम को समझ नहीं आ रहा था कि ये विंग का साइकेट्रिस्ट को दिखा रहा है, इसका नतीजा है, या फिर विंग सच में ठीक हो रहा है, या फिर कोई दवा का साइड इफेक्ट था। अगले दिन मैडम विंग को हॉस्पिटल लेके आए थे। उसके साथ लुहान यानली और विंग के कुछ और दोस्त भी थे। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि विंग अपने पेंटिंग क्लास के टाइम पेंटिंग बनाते बनाते अचानक से चक्कर खाकर गिर गया था और तुरंत उसे हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल में डॉक्टर विंग को चेक करते हैं और फिर उन लोगों को जो न्यूज़ देता है वो पूरा शॉकिंग था। डॉक्टर कहता है कि विंग अभी 1 मंथ प्रेग्नेंट है और उसका बेली भी ग्रो कर रहा है। तो क्या उन लोगों को विंग को देखकर पता नहीं चला कि विंग प्रेग्नेंट है? मैडम हैरान हो गई। उन्होंने तो इस बारे में सोचा भी नहीं कि विंग प्रेग्नेंट हो सकता है, और विंग के अंदर तो ऐसा कोई सिम्टम्स भी नहीं था। 1 महीने का प्रेगनेंसी था, लेकिन विंग के अंदर ना तो कोई मूड स्विंग्स था और ना ही उसका कोई फिजिकल चेंज हुआ था। प्रेगनेंसी जैसा कोई सिम्टम्स ही नहीं था, तो फिर विंग ऐसे अचानक से प्रेग्नेंट, और फिर विंग को खुद को भी नहीं पता है। जब एक ओमेगा प्रेग्नेंट होता है तब सबसे पहले उसे ये महसूस हो जाता है, लेकिन शायद विंग के ख़राब कंडीशन की वजह से विंग को नहीं पता चला। लेकिन हैरानी की बात है, विंग को 1 दिन के लिए भी मूड स्विंग्स नहीं आया था और ना ही उसे वॉमिटिंग जैसा कुछ फील हो रहा था। विंग तो अच्छे से मस्त होकर अपना खाना खाता था, यहाँ तक कि विंग पहले से जो जितना खाता था अब तो उससे भी ज़्यादा खाने लगा था। मैडम ये सारी बातें डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर मैडम को कहते हैं कि अब विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, क्योंकि एक तो उसकी बॉडी पहले से ही वीक है और दूसरी तरफ वो अभी 1 मंथ प्रेग्नेंट है। अब उसे बहुत केयरफुल रहना होगा ताकि बेबी को कोई हार्म ना पहुँचे। विंग जो कि वहाँ लेटा हुआ था और डॉक्टर मैडम के साथ विंग के बाजू में ही खड़े होकर बात कर रहे थे। विंग सारा बात सुनता है और एक पल के लिए उसकी दुनिया ही मानो रुक जाता है। क्या वो माँ बनने वाला है? यानी कि उसके अंदर एक बेबी ग्रो कर रहा है। विंग समझ नहीं पा रहा था कि वो खुश हो या फिर रोए। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चे को लेकर कैसे रहेगा जहाँ उसका अल्फा उसके साथ नहीं है।